चलिए, नमस्कार बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग वही साइक्लोहेक्सेन का मेनली पढ़ेंगे ना, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, कैसे क्या होता है। तो अब देखा जाए, अच्छा इसको जानने से पहले इसमें कुछ चीजें कॉन्फॉर्मेशंस में जो आती है, जैसे स्ट्रेन्स वगैरह है ना, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन में कौन सा स्ट्रेन है कौन सा नहीं है, जो इवेंचुअली मॉलिक्यूल की या उस कॉन्फॉर्मेशन की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो वो हम लोग पहले यहाँ पर एक बार फिर से समझ लें, है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स इन कॉन्फॉर्मेशंस, है ना, और इन्हीं स्ट्रेन्स की बदौलत कोई कॉन्फॉर्मेशन कम स्टेबल और कोई कॉन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। तो देखो, बेसिकली किसी भी कॉन्फॉर्मेशन में हम इन तीन टाइप के स्ट्रेन की बात करते हैं। एक होता है एंगल स्ट्रेन, ठीक है। एक होता है टॉर्जनल स्ट्रेन, ठीक है। और एक होता है स्टेरिक स्ट्रेन, बोलेंगे स्टेरिक स्ट्रेन, या हम लोग इसी को वॉन्डर वॉल स्ट्रेन भी बोलते हैं, वॉन्डर वॉल्स स्ट्रेन। ठीक है। तो बेसिकली इन तीन टाइप के स्ट्रेन से ही हम गिवन कॉन्फॉर्मेशंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में जान लिया जाए। तो आप सबसे पहले आप हेडिंग कर लो और लिखो एंगल स्ट्रेन। ठीक है, व्हाट इज एंगल स्ट्रेन। ठीक है, लिखिए। स्ट्रेन मतलब क्या? स्ट्रेन मतलब मॉलिक्यूल में एक तरह का, है ना, तनाव। ठीक है ना। तो ये स्ट्रेन्स जो है ये मॉलिक्यूल को डिस्टेबलाइज करता है ना, ये अच्छी बात नहीं है मॉलिक्यूल के लिए, इनमें से कोई भी स्ट्रेन, है ना। तो हम लोग उसको समझ रहे हैं ना। तो एंगल स्ट्रेन मॉलिक्यूल में कब आएगा? जब जो नॉर्मल हाइब्रिडाइज्ड वैल्यू है ना, हाइब्रिडाइज मान लो sp3 है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से मॉलिक्यूल में उससे डिफरेंट एंगल बन रहा है ना, किसी किसी स्ट्रेन की वजह से, है ना, अगर वो मॉलिक्यूल में वो एंगल हाइब्रिडाइज्ड वैल्यू के एंगल को मैच नहीं कर रहा है, तो उस मॉलिक्यूल में हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल स्ट्रेन होगा। बात समझ आई? बहुत सिंपल सी बात है। तो एंगल स्ट्रेन लिख लीजिए, एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल हाइब्रिडाइज्ड वैल्यू, any deviation from the normal hybridized value give rise to any deviation from the normal hybridized value in the angle, in the bond angle, give rise to angle strain, give rise to angle strain। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो बात हमने समझी वही बात हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा, ओपन चेन मॉलिक्यूल में क्योंकि एंड्स जो है वो खुले हुए होते हैं, ठीक है, और मॉलिक्यूल कैसा भी शेप एक्वायर कर सकता है, घूम सकता है ना, अपने हिसाब से अपने को एडजस्ट कर सकता है। तो ओपन चेन मॉलिक्यूल में इन जनरल एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। तो अगर कभी भी पूछे कि इस मॉलिक्यूल में या इस कॉन्फॉर्मेशन में कौन सा है, तो आप सबसे पहले आप ये देखोगे कि मॉलिक्यूल ओपन चेन है या क्लोज चेन है, मतलब रिंग है। तो अगर ओपन चेन है तो उसमें एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो ओपन है, वो तो कैसे भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। समझ गए बात? तो ये पॉइंट भी नीचे लिख लो कि ओपन चेन मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एंगल स्ट्रेन। ओपन चेन मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एंगल स्ट्रेन। समझ गए बात? दूसरा होता है टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है। तो अगर हम लोग याद करें, है ना, इसको हमें आपको ओपन चेन में थोड़ा सा ले जाना होगा। याद करें कि अगर ओपन चेन का हम लोग बनाते थे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता था,
है ना, जिसको हम लोग एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते थे, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता था जिसको हम लोग स्टैगर्ड फॉर्म बोलते थे, याद आ रहा है ना। तो टॉर्जनल स्ट्रेन, अगर मॉलिक्यूल एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में है तो उसके पास टॉर्जनल स्ट्रेन होगा, मतलब तब भी ये ग्रुप्स जो है स्पेस में एक दूसरे के पास है, ठीक है, तो इसके पास टॉर्जनल स्ट्रेन है। स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में, है ना, या गॉश कॉन्फॉर्मेशन में, जिसमें इसमें एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी होती है, 60 डिग्री एंगल होता है, नहीं, तो जो मैक्सिमम दूरी होगा तो उस केस में टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ गई। मतलब स्पेस में भी ये सब एटम्स या ग्रुप्स यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते हैं, है ना, और अगर उनको मैक्सिमम दूरी से हम लोग जबरदस्ती अगर उनको पास ले आने की कोशिश करें तो जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर भी लिख लिया जाए, मतलब समझ लिया जाए पहले तो बात की क्या है कि भाई अगर स्टैगर्ड फॉर्म है या गॉश फॉर्म है, गॉश फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में कोई भी टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होगा, लेकिन अगर इससे कोई भी डेविएशन हुआ टुवर्ड्स एक्लिप्स्ड फॉर्म, इससे कोई भी डेविएशन हुआ टुवर्ड्स एक्लिप्स्ड फॉर्म, तो इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब ये एकदम से तो ऐसे आ नहीं जाएगा, ये तो धीरे 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 इनफाइनाइट स्टेप्स में आ सकता है। तो जब इससे जैसे भी डेविएट करना शुरू किए और इसकी तरफ बढ़ना शुरू किए तो वैसे वैसे इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो जाएगा और बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम होगा। समझ के बाद तो इसको भी एक पॉइंट लिख लिया जाए कि एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन और गॉश कॉन्फॉर्मेशन, एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन और गॉश कॉन्फॉर्मेशन, याद है गॉश कॉन्फॉर्मेशन, है ना, आएगा अभी सब बात करेंगे। तो एनी डेविएशन फ्रॉम द स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन और गॉश कॉन्फॉर्मेशन गिव राइज टू टॉर्जनल स्ट्रेन। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, तो ओपन चेन मॉलिक्यूल में टॉर्जनल स्ट्रेन कुछ कॉन्फॉर्मेशन में है और कुछ कॉन्फॉर्मेशन में नहीं होगा, ठीक है ना। इससे डेविएट हुआ थोड़ा भी तो इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक्लिप्स्ड फॉर्म में मैक्सिमम होगा। अब आते हैं स्टेरिक स्ट्रेन या वैन डर वाल्स स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन देखो क्या होता है कि जब दो नॉन बॉन्डेड एटम, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एटम होगा, यहाँ पे कोई एटम होगा, तो ये स्पेस में एक के पीछे एक है, ठीक है। तो अगर ये दोनों नॉन बॉन्डेड एटम नॉन बॉन्डेड एटम में स्टेरिक स्ट्रेन देखेंगे, बॉन्डेड में नहीं, तो अगर इन दोनों एटम का जो वैन डर वाल्स डिस्टेंस है, वैन डर वाल्स डिस्टेंस क्या होता है, याद करिए अगर हम लोग पीछे जाएं तो मॉलिक्यूल जब दो नॉन बॉन्डेड एटम होता है तो जब एक दूसरे से दूर होता है तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्शन लगता है। एक खास डिस्टेंस पर आकर, है ना, वहां पर उसके पास जब आएंगे तो उसमें रिपल्शन लगना शुरू हो जाता है। तो जब ये दोनों एटम, है ना, उस खास डिस्टेंस जहां पर जस्ट अट्रैक्शन खत्म होता है और रिपल्शन स्टार्ट होने लगता है दोनों में, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स डिस्टेंस। और अगर आप लोग याद करें तो उस वैन डर वाल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 कर देते थे तो वैन डर वाल्स रेडियस आता था, है ना। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको वैन डर वाल्स स्ट्रेन बोलते हैं कि अगर कोई दो ग्रुप स्पेस में एक दूसरे का जो वैन डर वाल्स डिस्टेंस है अगर उस डिस्टेंस से ज्यादा पास आ जाए तो उनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, और अगर ऐसा होगा तो उसके पास वैन डर वाल्स स्ट्रेन या उसी को हम लोग स्टेरिक स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसको हम थोड़ा सा चलेंगे डिटेल में, देखेंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है ना, किस में होगा किस में नहीं होगा। अगर ये दोनों एटम बहुत छोटे छोटे एटम होंगे, हाइड्रोजन होंगे, तो ये हाइड्रोजन एटम, अब सोचो कार्बन कार्बन से बॉन्ड बंधा हुआ है, फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बड़ा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर उससे भी दो बॉन्ड ऐसे निकला है, हम लोग बना दिए सीधा ना, बना दिए ऐसा सीधा, लेकिन वो तो 109 डिग्री है, तो वो तो थोड़ा आगे वाला थोड़ा आगे और पीछे वाला थोड़ा पीछे जा रहा होगा, तो इसकी जो दोनों हाइड्रोजन के बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा क्या। तो इस वजह से यहाँ पर अगर ये दोनों छोटे छोटे एटम है तो यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन नहीं होने वाला। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों का कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम है, आपको याद नहीं करना है ना, हम लोग का काम है, याद हो जाता है। तो ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर है और कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो होगा वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ से तो बड़ा ही होगा। बोलो भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ होगा,
तो ये दोनों पहले ही 1.54 पर हैं और उससे दो हाइड्रोजन एक दूसरे से और दूर जा रहे हैं, आगे वाला आगे आ रहा है, पीछे वाला पीछे जा रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा हो गया। तो अगर ये दोनों एटम बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर कोई भी रिपल्शन नहीं लगेगा। तो इसके पास अगर ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन या वैन डेर वाल्स स्ट्रेन नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ये एटम मान लो आयोडीन हो, बड़े बड़े एटम हो जाए, तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो अब वो हो सकता है कि उनका जो एक्चुअल जो वैन डेर वाल्स डिस्टेंस है जबरदस्ती उनसे पास में जुड़ा हो, है ना, वैन डेर वाल्स डिस्टेंस से पास में हो, तो तब यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन हम लोग बोलेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कहानी है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा समझना होगा, दो चार एग्जाम्पल लेके चीजों को, है ना। तो स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है लिख लिया जाए पहले, देखो, इट अराइजेस व्हेन two non-bonded atoms comes it arises when two non-bonded atoms comes closer than their van der Waals distance. It arises when two non-bonded atoms comes closer than their van der Waals distance. ठीक है, तो स्टेरिक स्ट्रेन हो गया। तो ये तीन तरह के स्ट्रेन पर, है ना, इन कॉन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप करते हैं। एन ब्यूटेन का कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, है ना, के बीच से, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच से हम लोगों ने कॉन्फॉर्मेशंस पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग एक बार दोबारा, है ना, यहाँ पर स्ट्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से समझ लेते हैं इसको समझने से पहले। ठीक है, तो देखो, आपने कुछ इस तरह के कॉन्फॉर्मेशंस वहां पर एन ब्यूटेन में देखे थे। एक ये देखा था, एक आपने देखा होगा ये वाला, बोलो भाई। फिर ये वाला कैसे बनेगा, इसको 180 डिग्री घुमाने। फिर एक ये वाला था जिसको हम लोग गॉस फॉर्म बोलते हैं, और एक हम लोगों ने ऐसा भी कॉन्फॉर्मेशन बनाया था, बोलो भाई। ठीक है, तो ये चार डिफरेंट टाइप के अपने पास कॉन्फॉर्मेशंस वहां पर थे। तो अब इनमें से कौन कम स्टेबल है और कौन ज्यादा स्टेबल है, दिस इज ओनली डिसाइडेड बाय दीज थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, है ना। तो सब में बात कर लिया जाए कि किसमें कौन कौन सा स्ट्रेन है, क्योंकि देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर तो इसमें आपको पता चल जाता है ना, वो दिखाई देता है, एक फील मिल जाती है कि हाँ ये दूर दूर है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर ये है, फिर वो होगा, फिर ये होगा, एक आइडिया मिल जाती है। लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में पूछे कि यार दिस कॉन्फर्मेशन हैज विच टाइप ऑफ स्ट्रेन्स, है ना, तो अब फिर हम लोग को ये बात फंसेंगे हम। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि ये तीनों ओपन, चारों ओपन चेन मॉलिक्यूल है, ओपन चेन कॉन्फर्मेशन है, तो चारों के पास जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके पास भी एंगल स्ट्रेन क्या है, जीरो है। टॉर्जनल स्ट्रेन के बारे में बताओ जरा, इसके पास टॉर्जनल स्ट्रेन होगा क्या, तो ये कौन सा कॉन्फर्मेशन है, फुल्ली एक्लिप्स्ड, याद आया, फुल्ली एक्लिप्स्ड। तो एक्लिप्स्ड है तो इसके पास टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, बोलो तो जरा, बहुत ज्यादा होगा, समझ रहे हैं बात। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन की बात करें, तो स्टेरिक स्ट्रेन इसमें होगा कि नहीं, तो देखो ये दोनों तो हाइड्रोजन एटम में रिपल्शन नहीं होगा, ये दोनों भी हाइड्रोजन एटम में रिपल्शन नहीं होगा, लेकिन ये एक बड़ा ग्रुप है ना, CH3 CH3, हमने ये लिख दिया है CH3, लेकिन इसमें H से बॉन्ड तो होगा ही ना, तो ये एक बड़ा ग्रुप है। तो अब ये दोनों CH3 ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इन CH3 ग्रुप का जो वैन डेर वाल्स डिस्टेंस है, वो वैन डेर वाल्स डिस्टेंस अभी ये जिस डिस्टेंस पर है उससे ज्यादा होता है। मतलब इन दोनों CH3 के बीच में स्टेरिक स्ट्रेन लग रहा है ना, और यहाँ पर काफी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्पेस में ठीक एक दूसरे के पीछे है ना। अब ये बात आपको यहाँ से अब ध्यान रख लेनी है, अब ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको क्योंकि हम लोग डिस्टेंस तो स्केल डिस्टेंस तो लेकर बैठे नहीं है, तो ये आप जैसे मैं बताया कि भाई यहाँ पे मैक्सिमम है, तो आप इसको अब बिलीव करेंगे और इसको ध्यान रखेंगे और इससे फिर बाकी मॉलिक्यूल्स की तुलना करेंगे, समझ गए बात।
तो इसके पास स्टेरिक स्ट्रेन क्या है, मैक्सिमम। इसकी बात करें तो इसके पास एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, टॉर्जन स्ट्रेन नहीं होगा, स्टेरिक स्ट्रेन बोलो। अब ये मिथाइल और ये मिथाइल यही हो सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में तो यहाँ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है, दूर हो गए ना, बात समझ में आ रही है। तो अब ये मिथाइल एक नीचे है और एक एकदम ऊपर है, तो डिस्टेंस क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है। तो अपने आप दिखाई देने लग रहा है कि दिस इज मोर स्टेबल एंड दिस इज लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। इसकी बात करें तो ये अपना गॉस कन्फर्मेशन है, ठीक है, गॉस कन्फर्मेशन या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में बोल सकते हैं, ये फुली स्टैगर्ड है या एंटी फॉर्म है ना। इसको भी हम लोग स्टैगर्ड, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है तो, क्योंकि ये भी गॉस फॉर्म है, या इसको हम लोग स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग फुली स्टैगर्ड बोलते हैं या एंटी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये गॉस फॉर्म है। तो अब यहाँ पर एंगल स्ट्रेन बोलो नहीं होगा, टॉर्जल स्ट्रेन बोलो नहीं होगा, क्योंकि ये गॉस है, और स्टैगर्ड, गॉस और स्टैगर्ड का जो ये एंगल है क्या होता है, सेम होता है ना। यहाँ भी जो एंगल है ये वाला, यहाँ भी वो एंगल है, तो इसमें भी टॉर्जन स्ट्रेन नहीं होगा। ये नहीं देखोगे कि सर मिथाइल मिथाइल से पास है, मिथाइल मिथाइल की वजह से स्टेरिक स्ट्रेन होने वाला है, टॉर्जन स्ट्रेन एक्लिप्स्ड में मैक्सिमम होगा और गॉस या स्टैगर्ड में जीरो होगा। तो यहाँ पर ये गॉस है तो इसलिए टॉर्जन स्ट्रेन क्या है, जीरो है ना। अच्छा, अब स्टेरिक स्ट्रेन की बात करें तो इसके पास स्टेरिक स्ट्रेन है लेकिन कम है, क्योंकि ये दोनों जो मिथाइल है ये अब थोड़ा दूर हो गए ना, एक आगे वाला मिथाइल ऐसे था, पीछे वाला मिथाइल ऐसे था, तो पीछे वाला थोड़ा ऐसे हो गया है, तो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ी है, पहले कम थी अभी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि स्टेरिक स्ट्रेन एकदम खत्म हो जाए, समझ गए बात। इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन होगा लेकिन कम होगा, तो अपने को दिखाई दे रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये कम स्टेबल हो गया, और ये और कम स्टेबल हो रहा है। इसकी बात करें तो इसके पास, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्शियली एक्लिप्स्ड है ना, याद आ रहा है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो इसके पास एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, इसके पास टॉर्जन स्ट्रेन होगा, बोलो भाई, क्योंकि ये एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है, और एक्लिप्स्ड होगा तो टॉर्जन स्ट्रेन होगा, और इसके पास स्टेरिक स्ट्रेन ऑलमोस्ट न के बराबर होगा, क्योंकि मिथाइल और इसके पास है ना उससे हाइड्रोजन है, तो एक तो बड़ा ग्रुप है लेकिन दूसरा छोटा ग्रुप है, इस वजह से यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन है ना बहुत कम है, समझ के बात। तो इसके आधार पर है ना किसमें कौन से टाइप का स्ट्रेन है, अब ये चीज आपको इस कॉन्फर्मेशन से ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी बना के आ जाए, आप इस तरह से ध्यान रखोगे चीजों को कि देखो ऐसा है तो इसमें ये स्ट्रेन है। स्टेरिक स्ट्रेन से टॉर्जन स्ट्रेन का जो वेटेज है वो ज्यादा लेते हैं हम लोग, जहां टॉर्जन स्ट्रेन आ गया वो कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई, तो ये अब आपको ध्यान देना चाहिए। तो उस हिसाब से अब अगर इसमें स्टेबिलिटी की बात करो तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला होगा, और लास्ट में कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, समझ में आया बात। तो इन्हीं स्ट्रेन्स की हम लोगों ने बात करनी थी, समझ में आया बात। अब हम लोग है ना इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इसमें भी इसका थोड़ा थोड़ा यूज आएगा, कौन सा स्ट्रेन है कौन सा नहीं है ना, बढ़ा जाए आगे। तो अब एक बार इसको बढ़िया से समझ लिया जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। चलो, तो कॉन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन पर आते हैं। स्ट्रेन्स हम लोगों ने समझ लिए किसमें कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। अच्छा, तो कॉन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन्स में है ना स्टार्ट कहाँ से हुई बात, है ना वहां से हम लोग बात करते हैं। देखो, ऐसा सब लोग जानते हैं कि भाई अगर कोई हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल ले ले जिसके पास पाई बॉन्ड हो, और उसको एक किसी भी इस तरह के मॉलिक्यूल से, ए बी टाइप के मॉलिक्यूल से अगर रिएक्ट कराया जाता है, तो ऐसा देखा जाता है कि ये पाई बॉन्ड टूटता है, ये सिग्मा बॉन्ड टूटता है, और एक तरफ ए और एक तरफ बी आके जुड़ जाता है। किधर कौन आके जुड़ेगा वो सब आगे की बात है, मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कैसा है और ये कैसा है, समझ गए बात। फिलहाल लेकिन ये चीज पक्का होगी कि अगर किसी पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल से अगर हम लोग किसी ए बी टाइप का मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराएंगे, तो ये चीज पक्का होगी कि इसका पाई बॉन्ड टूटेगा और इसका सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ ये एक तरफ ये आके जुड़ जाएगा यहाँ पर, समझ में आई बात। तो
इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। समझ में आई बात? तो ये किसी भी पाई बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इस तरह का एडिशन रिएक्शन देता है। लेकिन अगर मान लो हम लोग इसकी जगह पर ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लें जिसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, एल्केन टाइप का ले लें, और उसमें अगर हम लोग इसका रिएक्शन ऐसे कराएं तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। समझ के बात? नहीं होता है। तो इसमें होता है और इसमें नहीं होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि पाई बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन होगा और सिग्मा बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा देखा गया कि यार जब हमने साइक्लोप्रोपेन लिया और इसके साथ रिएक्शन कराया, लेट अस से H2PP का कराया, है ना, या है ना HBr का करा दिया, या हमने किसका करा दिया, Br2 का करा दिया, है ना, अगर हम लोगों ने इनका रिएक्शन इसमें करा दिया है, तो यहाँ पर देखा गया कि यार ये इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है और इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये बॉन्ड जो है ना, नहीं टूटेगा, क्योंकि सिग्मा कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा देखा गया कि ये बॉन्ड टूट गया और एक तरफ H और एक तरफ Br आके जुड़ गया। अगर ये लिया तो, अगर ये लेते तो दोनों तरफ ब्रोमीन और ये लेते तो दोनों तरफ हाइड्रोजन, ऐसा हो गया। फिर भाई और भी रिएक्शन कराया गया, साइक्लोब्यूटेन लिया गया और इसका रिएक्शन HBr से करा दिया गया, तो यहाँ पर भी देखा गया कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया। साइक्लोपेंटेन लिया गया, है ना, यहाँ पर भी देखा गया कि अगर इसका रिएक्शन कराया गया HBr से तो यहाँ पर भी एक तरफ H आ गया, एक तरफ ब्रोमीन आ गया, है ना। मतलब ये क्यों हो रहा है ना, ये तो सिग्मा बॉन्ड, ये तो इसी का प्रॉपर्टी है। ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन इनको ले रहे हैं तो रिएक्शन हो जा रहा है ना। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम लोग रेट की बात करें कि ये R1 है, लेट अस से ये R2 से रिएक्ट कर रहा है और ये R3 से रिएक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ पर R1 जो है वो सबसे ज्यादा देखा गया, R2 देखा गया, फिर R3 देखा गया। मतलब सबसे तेजी से ये रिएक्ट किया और सबसे स्लोली ये रिएक्ट किया, या ये ऑलमोस्ट बहुत धीरे या न के बराबर रिएक्ट किया, ठीक है, लेकिन रिग्रेस कंडीशन में रिएक्ट कर गया। समझ के बात? तो इस बात का जवाब कि क्यों सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी एडिशन रिएक्शन दे दिए, है ना, लोअर साइक्लो एल्केन्स जो है वो एडिशन रिएक्शन दे देते हैं, और ऐसा क्यों हो गया, इस बात का जवाब बेयर्स ने दिया अपने एक कॉन्सेप्ट से, जिसको उन्होंने बोला बेयर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन। ठीक है, समझो, बेयर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन, इसको लिख लीजिएगा, है ना। चलो, देखो, तो यहां पर देखा जाए बेयर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन, ठीक है। तो जो ओपन चेन मॉलिक्यूल है वो ओपन चेन मॉलिक्यूल एडिशन रिएक्शन नहीं देते अगर उनके पास पाई बॉन्ड नहीं है तो, है ना। एडिशन रिएक्शन इज ओनली अ प्रॉपर्टी ऑफ पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, बट लोअर साइक्लोएल्केन्स गिव्स एडिशन रिएक्शन। ध्यान रखिए ये बात, लोअर साइक्लोएल्केन्स गिव्स एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन इन देम। समझ गए बात? तो जरा समझो। तो भाई एंगल स्ट्रेन से उन्होंने जवाब दिया कि देखो यार ऐसा है कि ये जो साइक्लोएल्केन है ना, इसका ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये ओपन चेन के सिग्मा बॉन्ड के बराबर स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के पास, है ना, इन बॉन्ड्स के पास हाई डिग्री ऑफ एंगल स्ट्रेन है, उन्होंने ऐसा बताया। तो एंगल स्ट्रेन जरा निकालना सीख लिया जाए। तो जरा देखो, तो ये एंगल कितना भाई, 60 डिग्री है। ये इसका, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बोलो मुझे, sp3 होता है। तो sp3 होता है तो इसके दोनों बॉन्ड का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपस में 109 डिग्री होना चाहिए। मतलब इस मॉलिक्यूल के इन दोनों बॉन्ड को हम लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है 60 डिग्री पर। तो अगर हम लोग ये एंगल स्ट्रेन निकालें तो कितना एंगल का स्ट्रेन आ रहा है टोटल, तो 109 माइनस 60, और जो कि 2 में डिवाइड हो जा रहा है, तो 109 माइनस 60 बटा में 2 कितना आ गया भाई, बताओ तो जरा। 24.5 आ गया क्या? 24.5 डिग्री, है ना।
उसी तरह से देखा गया कि भाई साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में ये एंगल 90 होता है, तो इसमें एंगल स्ट्रेन कितना हो जाएगा, तो 109 माइनस 90/2 कितना आ गया ये, है ना 10.5। क्या अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन की बात करें तो साइक्लोपेंटेन में ये वाला एंगल होता है 108 डिग्री, है ना, तो इसके पास जो एंगल स्ट्रेन है वो 109 माइनस 108/2 दैट इज कितना 0.5 डिग्री का। मतलब साइक्लोपेंटेन के पास ऑलमोस्ट न के बराबर एंगल स्ट्रेन है, ठीक है, इसीलिए साइक्लोपेंटेन जो है वो एडिशन रिएक्शन न के बराबर देता है, ठीक। तो सबसे तेजी से ये देता है क्योंकि इसके पास एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, फिर ये देता है, फिर ये देता है। अच्छा, इसी में थोड़ा आगे बढ़े, अगर हम लोग साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो साइक्लोहेक्सेन में ये वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, तो इसमें उल्टा कर दिया गया है, इसमें 109 होना चाहिए था लेकिन 109 डिग्री से बढ़ाकर कितना कर दिया गया 120, तो भी तो एंगल स्ट्रेन आएगा, तो उस केस में एंगल स्ट्रेन कितना आएगा, तो 120 माइनस 109/2 कितना हो जाएगा 5.5 डिग्री का, बोलो भाई। तो इसके पास भी एंगल स्ट्रेन है, तो इस बेयर्स के कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ सबसे स्टेबल रिंग कौन सी हुई, तो हम लोग बोल देंगे तुरंत कि ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, ऐसा बोलेंगे, है ना। लेकिन बेयर्स का जो एंगल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है ये गड़बड़ हो गया आगे चलते ही, यहां तक तो बात सही थी लेकिन जब इसको इंक्लूड कर लिया गया तो गड़बड़ हो गया। जो एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल स्टेबिलिटी की बात अगर हम लोग करें, एक्चुअल स्टेबिलिटी, तो एक्चुअल स्टेबिलिटी देखा गया कि सबसे ज्यादा साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोब्यूटेन और लास्ट में साइक्लोप्रोपेन, मतलब इधर से इधर जाने पर स्टेबिलिटी क्या हुई, है ना, बढ़ रही है। अब ये बात यहाँ पे गड़बड़ हो गई है ना, मतलब इसके पास एंगल स्ट्रेन ज्यादा है लेकिन तब भी ये वाली रिंग जो है इस वाली रिंग से ज्यादा स्टेबल पाई गई, है ना, हीट ऑफ कंबशन पर CH2 मॉलिक्यूल से निकाला गया, ठीक है। चलो, तो ये ज्यादा क्यों आ गया, है ना, साइक्लोपेंटेन ज्यादा होना चाहिए था। तो देखो बेयर्स एंगल स्ट्रेन में इसने एक चीज गड़बड़ कर दी थी ये निकालते हुए, बाकी यहां तक तो बात सही थी लेकिन वहां पर बात गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि इसने सारी रिंग को क्या माना हुआ है, प्लेनर माना हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिंग प्लेनर ना होती हो, समझ की बात, हमने प्लेनर माना तब 120 डिग्री निकाल दिए, लेकिन अगर वो प्लेनर नहीं होगा तो फिर वहां पर एंगल कुछ कुछ भी हो सकता है, समझ के बात। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन जो बेयर्स कॉन्सेप्ट है ये फेल हो गया, समझ गए। लोअर एल्केन्स के लिए ये सही है, हायर एल्केन्स के लिए ये सही नहीं होता, समझ गए। चलो, तो अब आते हैं हम लोग कॉन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्केन पर, मतलब कि अब एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं, भाई बेयर्स ने तो सबको प्लेनर मान के कर दिया, अब देखते हैं कि एक्चुअल सबका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा पाया गया, ठीक है। चलो देखो, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो साइक्लोप्रोपेन ना वो कंप्लीटली प्लेनर होता है, ठीक है, उसमें कोई भी, है ना, नॉन प्लेनर होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम लोग साइक्लोब्यूटेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन ये हम लोग ओरिजिनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका, तो साइक्लोब्यूटेन जानते हो प्लेनर नहीं होता, थोड़ा सा फोल्डेड होता है। पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ फिर उसके बाद, है ना, आपको समझाता हूँ कैसे क्या है, ठीक है। ऐसा होता है साइक्लोब्यूटेन, और ये एंगल जो होता है वो 88 डिग्रीज का होता है ना, बॉन्ड एंगल। ये क्या स्ट्रक्चर बना है, देखो, अगर आप स्क्वायर पेज लो, पेपर ले लो और उसको डायगोनल के अलॉन्ग ऐसा फोल्ड कर दो, फोल्ड करके वो चिपका दो जैसे करते हो ना, तो उसको फोल्ड करके अगर चिपका दिए और फिर खोल दो, तो जब उसको खोलोगे तो पूरा नहीं खुलेगा, स्लाइटली एक हिस्सा फोल्डेड रहेगा, उठा रहेगा, वही है ये, दिख रहा है ना। अगर मैं इस आगे वाले हिस्से को सीधा ऐसे कर दूं, यहाँ से चिपका दूं, तो ये कंप्लीट साइक्लोब्यूटेन बनता दिखाई देगा, लेकिन ये हल्का सा क्या हो गया है ना, ये फोल्डेड हो गया है, समझ गए बात। तो
ये जो साइक्लोब्यूटेन है वो हल्का सा नॉन प्लेनर है ना, हल्का सा स्लाइटली नॉन प्लेनर एग्जिस्ट करता है ना, वो हल्का सा एकदम प्लेन ना होके हल्का सा एक हिस्सा ऊपर उठा रहता है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका ये है। बहरहाल अगर सवाल में पूछा जाए और साइक्लोब्यूटेन का कोई रिएक्शन की बात करें तो हम लोग उसको कंप्लीटली प्लेनर मान के कर लेंगे, समझ के बात ना। जब कॉन्फर्मेशन या यही बात पूछी जाए कि साइक्लोब्यूटेन एग्जैक्टली प्लेनर होता है क्या, या इनमें से साइक्लोब्यूटेन कैसा दिखाई देता है, तब आप इस स्ट्रक्चर पे या ये बात बोलेंगे कि कंप्लीटली प्लेनर नहीं होता है। समझे बात इतनी? अच्छा, सवाल ये है कि अब कुछ लोगों को डाउट होगा, सर ये पहले तो 90 था, यहाँ पर 88 कर दिया, फोल्ड होकर बॉन्ड एंगल कम हो गया, और अगर बॉन्ड एंगल कम हो गया तो सर एंगल स्ट्रेन तो बढ़ गया ना इसके पास, तो इसकी भी स्टेबिलिटी घट जानी चाहिए थी, तो इसको ऐसे नहीं रहना चाहिए था। देखो, वही मैं कहा कि जो स्ट्रेन है, तीनों टाइप के स्ट्रेन से स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। अगर आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर साइक्लोब्यूटेन अपना ऐसा होता है ना, तो इसके सब हाइड्रोजन ऐसे निकले होते बाहर, बोलो भाई एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये तो प्लेनर है, एक ऊपर एक, तो सारे हाइड्रोजन जो होते वो 8 के 8 हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर रहे होते, कंप्लीटली एक्लिप्स कर रहे होते। बात समझ में आ रही है? 2 हाइड्रोजन आगे वाले पे, 2 पीछे वाले पे, तो कंप्लीटली क्या कर रहे होते, एक्लिप्स कर रहे होते। तो इस एक्लिप्सिंग को 8 हाइड्रोजन का कंप्लीटली एक्लिप्सिंग हुआ है, मतलब टॉर्जनल स्ट्रेन इसके पास बहुत ज्यादा है। एक्लिप्स में टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है, बोलो भाई। तो इसके पास 8 हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीटली एक्लिप्स करते हैं अगर प्लेनर होता तो ये होकर उसने ये कंप्लीट एक्लिप्सिंग को क्या कर लिया है, बचा लिया है। बदले में थोड़ा 2 डिग्री का एंगल कम हो गया है, तो पर डिग्री जो आया है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन आया है वो 1-1 डिग्री का आया है पर बॉन्ड एंगल, समझ के बात ना। तो इसलिए ये ऐसे रहता है। तीसरी बात करें अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन की, है ना, साइक्लोपेंटेन की अगर हम लोग बात करें तो साइक्लोपेंटेन भी कंप्लीटली प्लेनर नहीं होता, ये भी हल्का सा क्या होता है, फोल्डेड होता है ना, स्लाइटली फोल्डेड। समझ गए बात? इसमें भी ऐसे ही है कि जो एक आला हिस्सा है वो हल्का सा ऊपर उठा रहता है, और रीजन भी वही है कि क्यों ये ऐसे रहता है, तो क्योंकि अगर ये कंप्लीट प्लेनर रहेगा तो जो 10 हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को कंप्लीटली एक्लिप्स करेंगे, तो उसके पास टॉर्जनल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए स्लाइटली फोल्ड हो जाता है, जिससे एक्लिप्सिंग जो है वो खत्म हो जाती है। सभी हाइड्रोजन अब एक दूसरे को कंप्लीटली एक्लिप्स नहीं करते, तो टॉर्जनल स्ट्रेन कम हो जाता है और ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो इनके जो कॉन्फर्मेशन है बस वो यही है ना, और इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। तो ये जस्ट एक आपको इन केस अगर ये इस पर क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फर्मेशन पे क्वेश्चन नहीं आता, हाँ, लेकिन अगर डिटेल में जाके पूछ ले कोई तो हम लोग इसको जवाब दिया जा सकता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब आते हैं कॉन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कॉन्फर्मेशंस ऑफ, तो देखा जाए कॉन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, है ना, यही बेसिकली अपने को पढ़ना है डिटेल में। तो जरा समझ लिया जाए, देखो साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्या, है ना। अच्छा, और मेनली इसका हम लोग को 2 तरह का कॉन्फर्मेशन ज्यादा पढ़ना है ना, और इन दोनों में भी अपने को इसका एक फॉर्म है चेयर कॉन्फर्मेशन, है ना, चेयर कॉन्फर्मेशन, ये ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। सबसे ज्यादा स्टेबल इसका यही वाला होता है। और इसका दूसरा जो कॉन्फर्मेशन है उसको बोलते हैं हम लोग बोट कॉन्फर्मेशन, बोट कॉन्फर्मेशन, है ना। ये 2 टाइप का कॉन्फर्मेशन है, और ये दोनों कॉन्फर्मेशन है ना इसके मोस्ट स्टडीड है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। इसके और भी कॉन्फर्मेशन होते हैं जिनकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों को समझ लिया जाए, ठीक है ना। तो इससे ये प्लेनर फॉर्म बना हुआ है, और ये साइक्लोहेक्सेन बेसिकली प्लेनर फॉर्म में नहीं रहता, है ना। ये कैसे रहता है, ये पकड़ रिंग स्ट्रक्चर में रहता है ना, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, अभी बात करेंगे उसकी। तो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या, टेढ़े मेढ़े रिंग स्ट्रक्चर्स, समझ गए।
तो वो टेढ़े मेढ़े रिंग स्ट्रक्चर्स में एक क्या है, चेयर फॉर्म है, और एक है अपना बोट फॉर्म। ठीक है, कैसे ये दोनों फॉर्म बनते हैं थोड़ा बात कर ली जाए। बहुत सिंपल है, जैसे ये रेगुलर हेक्सागन है, एक अगर हम लोग एक्सिस ऐसा ले लें और एक एक्सिस अगर ऐसा ले लें, और एक हिस्से को है ना पीछे फोल्ड कर दें इस एक्सिस से, है ना, पीछे फोल्ड करके चिपका दो, और इस वाले हिस्से को आगे फोल्ड कर दो, है ना, इस एक्सिस से आगे फोल्ड करके ऐसे चिपका दो, समझ गए, और फिर खोल दो। तो खोल देने पर कैसा दिखाई देगा ये, देखो अगर उसको हम बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, देखो तो जरा, अगर ये वाला एक्सिस अपना ऐसा है, ये वाला एक्सिस अपना ऐसा है, इसको पहचानो जरा। हमने एक ट्रायंगल वाले हिस्से को पीछे फोल्ड कर दिया था और छोड़ दिया है तो ऐसा हो गया, और आगे वाले ट्रायंगल वाले हिस्से को ऐसे फोल्ड कर दिया, छोड़ दिया था तो ऐसा हो गया। तो ये ऐसा कुछ बना ना, देखो ये वाला हिस्सा ऐसे जा रहा है, ये फिर ये बीच का जो स्क्वायर है ये ऐसे आ रहा है, और फिर ये ऐसे जा रहा है। तो ये इसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन दिखाई दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, कैसा बन रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये इसका चेयर कॉन्फॉर्मेशन है, चेयर टाइप का दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई तो खैर आराम कुर्सी टाइप का दिखाई दे रहा है ना, सोफा टाइप का दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको चेयर फॉर्म हम लोग बोलते हैं, है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। क्लियर बात। बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन कैसे बनता है, अब ये जो हमने एक को पीछे और एक को आगे किया था, अब हम लोग क्या करें, दोनों एक्सिस से दोनों को एक तरफ फोल्ड कर दें और फिर खोल दें, तो देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या, ऐसा कुछ दिखाई देगा, एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों ऊपर की तरफ है ना, अगर एक को पकड़ के नीचे कर दोगे तो ये बन जाएगा, दोनों को ऊपर कर दोगे तो बोट, तो ये बोट जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बोट फॉर्म होता है और एक होता है चेयर फॉर्म, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, चेयर फॉर्म, है ना। कुछ केसेस में बोट फॉर्म में भी हम लोग जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग चेयर फॉर्म की ही बात करेंगे। ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेन के कई सारे कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, 4 कॉन्फॉर्मेशन होते हैं, है ना, कई सारे क्या, तो 4 कॉन्फॉर्मेशंस में से 2 ये हैं जिसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल, चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, चेयर कॉन्फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग सबसे पहले है ना चेयर फॉर्म को ही समझ लिया जाए, इतनी बात क्लियर हुई सबको, है ना, नोट कर लीजिए। चलो आ जाओ, थोड़ा चेयर कॉन्फॉर्मेशन समझा जाए। देखो चेयर कॉन्फॉर्मेशन ऐसे बनाना सीख लेंगे, 2 पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक ऐसा बना देंगे और एक ऐसा बना देंगे, दिखाई दे रही है बात। तो इस चेयर कॉन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग बात करें तो एक ये कार्बन, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, है ना, अगर इसको ऐसे जोड़ दें, है ना, दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों कार्बन जो है ये ऊपर की तरफ है ना, देखो ऐसे गया तो ये दोनों ऊपर है, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर गया, तो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये ऊपर है, और ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये प्लेन के नीचे है ना। तो अगर हम लोग बनाए तो इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या, अप कार्बन, और इस तरह सर्कल से जो रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह के कार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, डाउन कार्बन। समझ गए। तो ऐसा ऐसा ऐसा, तो इसमें दो, जब ऊपर गए तो यहाँ वाले दोनों ये अप कार्बन, फिर ये नीचे तो यहाँ वाले दोनों डाउन कार्बन, फिर ये ट्राइंगल ऊपर गया है ना, ट्राइंगल ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फिर अप कार्बन। समझ में आ गई बात। और इधर से जो ट्राइंगल आ रहा था उसमें जो सबसे नीचे वाला है वो वाला क्या हो जाएगा, है ना, डाउन कार्बन। इतनी बात आई समझ में। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, है ना, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर, PUCK, है ना, ERED, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। समझ गए बात, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ बातें होती है ना किताबों में, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें कि देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बातें चाहे जितनी भी पढ़ा लें, है ना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन किसके पैरेलल क्या है ना। इसका हम लोग को मेन बात जो है वो समझना है। जैसे देखो हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन भी होंगे, एक हाइड्रोजन ये होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे होगा,
है ना। ये रिंग देखो ऐसा जा रहा है, ऐसा रिंग जा रहा है, और ये वाला कार्बन sp3 है। तो अगर ऐसा रिंग जा रहा है ऐसा, तो एक हाइड्रोजन है ना, इससे, इस कार्बन से, इस वाले बॉन्ड से और इस वाले बॉन्ड से जो रिंग ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल से कितना बॉन्ड एंगल बनाना चाहिए, 109 डिग्री, नहीं? तो ये 109 डिग्री यहाँ से बना के ऐसा ऊपर है, और इससे फिर 109 डिग्री एक क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इसीलिए एक हाइड्रोजन क्या ऐसा प्लेन, ऐसा ऐसा 90 डिग्री यहाँ पर, ये अगर ऐसा है तो ये 90 डिग्री हुआ, और उससे 109 डिग्री मतलब थोड़ा और नीचे। समझ गए बात? तो दो टाइप के इसके पास हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन सीधा ऊपर जाता है, सीधा, है ना, सीधा मतलब जमीन है उससे एकदम परपेंडिकुलर ऐसा सीधा जा रहा है, और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ जा रहा है, सीधा नीचे नहीं, इससे 109 डिग्री और नीचे। ये बात समझ में आई? तो हर कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे, और हर अप कार्बन पे इसी तरह के दो हाइड्रोजन होंगे, है ना। हर अप कार्बन पे इसी तरह के, एक अप कार्बन यहां से एक हाइड्रोजन सीधा ऊपर जाएगा और एक नीचे की तरफ आएगा उससे 109 डिग्री। तो बना दिया जाए, तो ये एक अप कार्बन है ना, अप कार्बन से सीधा ऊपर कौन, बोलो भाई, है ना, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसे बना देंगे। इस पे भी एक हाइड्रोजन सीधा ऊपर बना दोगे, एक किधर बना दोगे, नीचे की तरफ बना दोगे। दिखाई दी बात? अच्छा, अब डाउन कार्बन जो है, डाउन है, उस पर भी एक हाइड्रोजन सीधा नीचे और एक हाइड्रोजन इससे 109 डिग्री बनाते हुए ऊपर। ठीक है, आगे वाला जो ऐसे 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 बड़ा ट्रायंगल, ऐसे स्क्वायर बना, ऐसे गया, तो आगे वाला जो है उससे जो नीचे, जो एक सीधा नीचे बॉन्ड जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना, एक ये हाइड्रोजन, और इससे 109 डिग्री बनाते हुए दूसरा हाइड्रोजन। दिखाई दे रही है बात? तो जो हाइड्रोजन इसमें सीधा ऊपर जाता है, ऊपर वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन सीधा ऊपर जाता है उसको एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एक्सियल हाइड्रोजन। और जो उससे नीचे की तरफ जाता है उसको हम लोग इक्विटोरियल हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल हाइड्रोजन, और जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग इक्विटोरियल हाइड्रोजन। तो हर जो अप कार्बन है उसमें जो सीधा ऊपर जाएगा उसको क्या बोलोगे? एक्सियल। जो नीचे की तरफ आएगा इक्विटोरियल। ये इसमें ये वाला एक्सियल और ये वाला क्या हो जाएगा? इक्विटोरियल। पहचान में आ रहा है? नीचे वाले पर जो सीधा नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं एक्सियल, और जो ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल। दिखाई दे रही है बात? तो इस वाले पे बताओ तो जरा, ये डाउन कार्बन है, एक हाइड्रोजन सीधा नीचे जाएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा, इन दोनों में 109 डिग्री है, तो इस वाले हाइड्रोजन को एक्सियल बोलेंगे और इस वाले को क्या बोल दोगे? इक्वेटोरियल। इसको देखो, इसमें एक सीधा नीचे जाएगा जिसका नाम रख दोगे एक्सियल, और एक इससे 109 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा जिसका नाम रख दोगे इक्वेटोरियल। तो हर कार्बन के पास दो तरह के हाइड्रोजन है, एक एक्सियल हाइड्रोजन और दूसरा इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। समझ गए? अप कार्बन पे बस आपको जो जो मुद्दे की बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अप कार्बन पे जो हाइड्रोजन सीधा ऊपर जाता है उसको एक्सियल बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ आता है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। ठीक है, और नीचे पे जो सीधा नीचे जाता है वो एक्सियल हो गया, जो ऊपर की तरफ गया उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? तो ये है ना इसका थोड़ा बहुत लेखा जोखा है। अब बात करते हैं कि इसके पास कौन कौन सा स्ट्रेन है। तो कौन कौन सा स्ट्रेन है ये देखने के लिए अपने को क्या करना होगा? इसका न्यूमैन कन्फर्मेशन बनाना होगा। तो अगर चेयर फॉर्म का हम लोग न्यूमैन कन्फर्मेशन बनाए, है ना, न्यूमैन कन्फर्मेशन बनाए, तो देखो चलो थोड़ा सा इसको कैसे देखते हैं, क्या करते हैं ना, ये 1 कार्बन बोल दिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, है ना, 6 कार्बन है। अब इस चेयर कन्फर्मेशन को हम इधर से देख रहे हैं, है ना, इन चार, जो जो मैं पेन रख रहा हूं, 2 3 5 6, इन चार के प्लेन से ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आगे वाले कार्बन हो जाएंगे और ये दोनों पीछे वाले कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं। तो मैंने इसको ऐसा कुछ बनाया। ठीक है, अब देखो तो ये वाला कार्बन कौन सा है? आगे वाला, ये 3 है क्या? और ये वाला कौन सा है भाई? 5 है आगे वाला। 3 के ठीक पीछे ये वाला कौन सा है? 2 है। और 5 के ठीक पीछे वाला कौन है? 6 है। ठीक है, अब 3 और 5 से एक बॉन्ड नीचे आके 4 से होते हुए 5 पे जुड़ा है, तो 3 और 5 को ऐसे 4 से जोड़ते हुए बना सकते हैं, बोलो भाई। और बाकी बचा हुआ जो हाइड्रोजन होगा ये अपना 120 120 120 डिग्री पे जैसा न्यूमन बनाते हैं वैसा बना देंगे। इतना क्वेश्चन हो गया।
6 और 2 से एक ऊपर से कार्बन जुड़ के 2 से ऐसे जुड़ा हुआ है ना, देखो तो 6 ये वाला है, 6 और 2 को ऐसे जुड़े हैं, और ये वाले कार्बन की संख्या क्या रख दी हम लोग, 1 रख दी है। अब इस पे एक बॉन्ड इधर है तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इस पे भी कौन कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस पे भी कौन कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इतनी बात आई समझ में, देखो ध्यान से, है ना। हम लोग क्या किए हैं, इसको इस ये जो बीच का स्क्वायर है, इसके इस स्क्वायर प्लेन से हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ये ऐसा अपने को नीचे दिखाई दे रहा है और यहाँ से पीछे ऊपर की तरफ दिखाई देगा, ऐसे कुछ दिखाई देगा। बात समझ में आई? तो जरा बताओ तो। अच्छा, इसके पास एंगल स्ट्रेन 0 होता है, ठीक है, एंगल स्ट्रेन इसके पास एकदम न के बराबर होता है। तो इसीलिए तो ये पकड़ स्ट्रक्चर अपनाया, इसीलिए तो चेयर फॉर्म में आया। अगर यहाँ पर भी इसके पास एंगल स्ट्रेन होगा तो फिर फायदा ही क्या होगा, बात समझ में आ गई ना। तो इसके पास एंगल स्ट्रेन 0 है। इसके पास टॉर्सनल स्ट्रेन बताऊं मुझे। अब देखो टॉर्सनल स्ट्रेन कैसे देखते हो, ये कौन सा कॉन्फॉर्मेशन है, पहचानो जरा। इस कार्बन का कॉन्फॉर्मेशन कौन सा है, देखो तो, ये एक दूसरे से 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ पर भी ये CH2 है। अब इस वाले से कंपेयर करो, साइक्लो जो ब्यूटेन में बनाए थे हम लोग, याद आ रहा है कुछ। तो एक यहाँ पर है ना, पीछे वाले में लेटर से यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है आपको। ऐसा इससे कंपेयर करो, क्योंकि ये CH2 ग्रुप है और ये CH2 ग्रुप है, और साइक्लो जो ब्यूटेन था उसमें ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप होता था। और ये दोनों कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। ये दोनों भी कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। तो जो स्ट्रेन इसके पास होगा वही स्ट्रेन इसके पास होगा। ये गॉस फॉर्म है, तो ये भी कौन सा फॉर्म है, गॉस फॉर्म है। इस कार्बन पे भी ये गॉस फॉर्म है, इस कार्बन पे भी ये गॉस फॉर्म है। देखो ध्यान से, दिखाई दिया सबको, है ना। ये एक कार्बन है और एक सर्कल कार्बन है। इस कार्बन से एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री है। दो मिथाइल या दो बल्की ग्रुप के बीच में अगर 60 डिग्री होता है तो उसको गॉस फॉर्म बोलते हैं। और तो ये अपना फॉर्म गॉस फॉर्म। बोलो भाई। तो इसके पास टॉर्जनल स्ट्रेन भी 0 होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके पास टॉर्जनल स्ट्रेन 0 होता है। बोलो, पहचान गए ना। तो टॉर्जनल स्ट्रेन 0 है। स्टेरिक स्ट्रेन इसके पास होता है लेकिन कम होता है, याद आ रहा है। इसके पास स्टेरिक स्ट्रेन होता है ना, क्योंकि ये दोनों मिथाइल स्पेस में दूर तो गए हैं लेकिन उतना दूर नहीं गए। बोलो भाई। तो इन दोनों के पास, है ना, टॉर्जनल स्ट्रेन है, सॉरी स्टेरिक स्ट्रेन है थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टेरिक स्ट्रेन होगा। ये हो गया अपना, है ना, चेयर कॉन्फॉर्मेशन। तो चेयर कॉन्फॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंट बातें, कि चेयर कॉन्फॉर्मेशन एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होते हुए, है ना, उसके पास 3 अप कार्बन होते हैं और 3 डाउन कार्बन होते हैं। हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होगा ही, और अप कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन होगा, जो सीधा ऊपर जाता है वो एक्सियल है, और जो नीचे उससे आता है वो इक्वेटोरियल है। नीचे वाले पर जो सीधा नीचे जाता है वो एक्सियल है, और जो उससे ऊपर आता है वो इक्वेटोरियल है। आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि देखो ये वाला भी, है ना, इस वाले के पैरेलल होगा, है ना। एक्सियल के पैरेलल कोई नहीं है, लेकिन ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। वो सब कहानी है, और वो दिखाई भी दे रहा है अपने को। लेकिन जो मेन बात है, आप एक्सियल और इक्वेटोरियल पहचान में आना चाहिए, कि कौन सा एक्सियल बॉन्ड हुआ और कौन सा इक्वेटोरियल बॉन्ड हुआ। ये आपको पहचान में आना चाहिए, ठीक है। इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इस पे हम लोग और भी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसका, और भी आगे बात समझ में होगी। बढ़ा जाए आगे। अब जरा हम लोग ये बना लिया चेयर का। अब जरा स्टेबिलिटी के आधार पर बोट कॉन्फॉर्मेशन की अगर हम लोग बात करें, बोट कॉन्फॉर्मेशन अगर हम लोग देखें, तो ये इसका न्यूमन प्रोजेक्शन है। अगर हम लोग बोट कॉन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो बोट कॉन्फॉर्मेशन तो ऐसा बनता है ना, दोनों को एक तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो इस बोट कॉन्फॉर्मेशन में बस एक चीज आपको समझनी है, कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे। एक हाइड्रोजन इधर, है ना, और एक हाइड्रोजन इससे 109 डिग्री इधर, और इस पर एक हाइड्रोजन इधर, और एक इससे 109 डिग्री इधर। समझे बात। तो यहाँ पर इस बोट कॉन्फॉर्मेशन में इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये 1.83 एंगस्ट्रॉम है ना। और 1.83 एंगस्ट्रॉम, और जबकि जो हाइड्रोजन का जो वंडर वॉल रेडियस होता है, वंडर वॉल रेडियस वो होता है 2.4 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद नहीं करना है ना, जस्ट दिमाग में रख लेंगे, है ना, कि ये डिस्टेंस जो है वो पास है
इनके वॉन्डरवॉल डिस्टेंस से। तो अगर ये डिस्टेंस पास है इनके वॉन्डरवॉल डिस्टेंस से, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक स्ट्रेन होगा। समझ रहे हैं बात? तो इसके पास हाई डिग्री ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और अगर हम लोग न्यूमन वाले से कंपेयर करें, तो इसका भी अगर हम लोग न्यूमन प्रोजेक्शन बनाएं तो और बातें थोड़ी सी क्लियर होगी, है ना। तो इसका न्यूमन प्रोजेक्शन, लेट्स से इसको नंबरिंग कर दीजिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना। तो अगर इसको हम लोग इधर साइड से देखें, इन दोनों, इन चारों, है ना, के प्लेन से देखें, तो 3 वाला 2 को इक्लिप्स कर रहा है, 5 वाला 6 को इक्लिप्स कर रहा है। तो अगर हम लोग 2 कार्बन अगर ऐसा बना दें यहाँ पर, है ना, तो ये वाला आगे वाला इधर वाला 3 हो गया, उसके पीछे वाला 2 हो गया, ये वाला 5 हो गया, उसके पीछे वाला 6 हो गया। तो 3 से 4 जुड़ के 5 से जुड़ा हुआ है ना, तो 3 से 5, है ना। अच्छा, वो है ऊपर, लेकिन हम लोग बनाते हैं, कन्वेंशन है, नीचे बना देते हैं। ठीक है, तो बाकी 2 हाइड्रोजन किधर है, ऐसा ऐसा बन जाएगा, बोलो भाई, है ना, इससे 60 डिग्री, इससे 60 डिग्री, इससे 60 डिग्री। पीछे वाले जो हाइड्रोजन है, इससे भी कौन जुड़ा हुआ है, 1 जुड़ा हुआ है सेम डायरेक्शन में। तो ये वाला 1 हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया, 4 हो गया। और इसके भी जो 2 हाइड्रोजन होंगे वो कौन से हो जाएंगे, देखो, एक ये हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। इसके भी 2 हाइड्रोजन जो हो जाएंगे, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा हो जाएगा कुछ, है ना। तो जो बोट कॉन्फर्मेशन है उसका जो न्यूमन प्रोजेक्शन है ये है। अब जरा पता किया जाए, इसके पास भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता, क्योंकि तभी ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। टॉर्सनल स्ट्रेन इसके पास होगा क्या, टॉर्सनल स्ट्रेन कब होता है, एनी डेविएशन फ्रॉम स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। तो ये कौन सा कॉन्फर्मेशन है, इक्लिप्स्ड है क्या, ये इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है, दिखाई दे रहा है, H के पीछे H, H के पीछे H, यहाँ CH2 के पीछे ठीक CH2। तो टॉर्सनल स्ट्रेन इसके पास बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये तो इक्लिप्स्ड है। और स्टेरिक स्ट्रेन भी इसके पास होगा, बोलो भाई। और स्टेरिक स्ट्रेन पूछा जाए इसमें क्यों होगा, तो आप बोलोगे कि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो रिपल्शन है, उस रिपल्शन की वजह से, है ना। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच का जो रिपल्शन है, इस रिपल्शन के बीच का, और इस रिपल्शन को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लैगपोल, है ना, फ्लैगपोल रिपल्शन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैगपोल रिपल्शन। ठीक है, फ्लैगपोल रिपल्शन क्या, ये ऐसा बोट का फ्लैगपोल नहीं दिखाई दे रहा है ना, बोट पर अगर झंडा गाड़ दें कोई, तो वही ये 2 हाइड्रोजन उसके फ्लैग पोल है, और जिनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो उसी नाम से यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया, फ्लैगपोल रिपल्शन। तो अगर कोई पूछेगी जो साइक्लोब्यूटेन का, साइक्लोहेक्सेन का जो बोट कॉन्फर्मेशन है, उसमें स्टेरिक स्ट्रेन की मेन वजह क्या है, तो आप क्या बोलोगे, फ्लैगपोल रिपल्शन, है ना, 1,4 फ्लैगपोल रिपल्शन, एक 1 कार्बन पे और एक 4th कार्बन पे 1,4 फ्लैगपोल रिपल्शन। बढ़ा जाए आगे, चलिए। तो इस वजह से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म, बिकॉज बोट फॉर्म हैज टॉर्सनल स्ट्रेन एज वेल एज स्टेरिक स्ट्रेन, है ना। चलिए, ठीक है। तो जो साइक्लोहेक्सेन है, इसका 2 कॉन्फर्मेशन हम लोगों ने देख लिया है ना। इसके कुछ और कॉन्फर्मेशन भी होते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके अदर कॉन्फर्मेशंस की, तो हम लोग एक चेयर कॉन्फर्मेशन तो जानते ही है ना। अब इसको अगर हम लोग एक को ऐसे रखें और दूसरे को सीधा करें, है ना, तो दूसरे को सीधा कर देते हैं, तो एक ऐसा कॉन्फर्मेशन बनेगा। इमेजिन करो, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो एक हिस्सा ऐसा रहने दो, लेकिन इस वाला जो नीचे आ रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, सीधा कर दें, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, है ना। यहाँ से इसको सीधा कर दो तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये वाला फॉर्म अपना चेयर फॉर्म कहलाता था, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ चेयर फॉर्म। ठीक है, दिस इज हाफ चेयर कॉन्फर्मेशन। फिर
जब ये, अब इसको हम लोग इधर लाए, अब हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो बोट बन जाएगी, है ना। लेकिन हम लोग ध्यान रहे कि हम लोग पेपर नहीं है ये, कि हम लोग पेपर लिए तो ऐसा फोल्ड किए सीधा कर दिए फिर ऐसे घुमाए, है ना, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है ना, जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाए। तो ये पहले क्या है ना, थोड़ा एडजस्ट होके, थोड़ा सा टिल्टेड विल्टेड होकर पहले, है ना, तब फिर बोर्ड फॉर्म में जाता है। बात समझ में आ गई ना, पेपर नहीं है कि बस ऐसा घुमा दिए और हो गया, सीधा बोर्ड बन गया, ठीक। तो जब इसको वापस ऐसे लेकर हम लोग जाते हैं तो एक इसमें कॉन्फर्मेशन और भी बनता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड बोट। पहले बनता है ट्विस्टेड बोट कॉन्फर्मेशन, ठीक है, ट्विस्टेड बोट, जिसमें ये वाला जो बॉन्ड है ये बाहर है ना, और वो जो लाइन है वो वाला पीछे, और ये दोनों एक दूसरे, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है ना, ये जस्ट ये बाहर से आ रहा है और वो वाला लाइन पीछे से आ रहा है। मतलब सिंपल है, ऐसा समझो कि जैसे ऐसा बोट है ना, बोट को एक हिस्सा पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करते हैं, है ना, तो इस तरह के फॉर्म को, है ना, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो ट्विस्ट कर दें तो इस वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और ये जो ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म है ये कायरल होता है, दिस इज कायरल फॉर्म, ठीक है। लेकिन साइक्लोहेक्सेन ओवरऑल कायरल नहीं होता, क्योंकि ये एक ट्विस्टेड बोर्ड बना है ना, नेचर में जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होता है तो एक बार ऐसे ट्विस्ट हुआ है, तो एक बार कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी तो ट्विस्ट हो सकते हैं। तो अगर ये कायरल है तो इसका मिरर इमेज वाला कायरल भी बड़ा होगा, है ना, तो दोनों मिला के कॉम्पनसेट कर देते हैं, समझ गए बात। तो ये जो है ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म कायरल फॉर्म है। फिर इसके बाद लास्ट वाला, फिर वापस से थोड़ा बहुत एडजस्ट होकर सीधा होकर क्या बन जाता है, बोर्ड फॉर्म बन जाता है। तो ये अपने 4 कॉन्फॉर्मेशन है ना, जिसमें से बोट और चेयर जो है वो ज्यादा स्टडी किए जाते हैं, हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोट सबसे कम, है ना। अब अगर इसकी स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें, है ना, अगर इनके स्टेबिलिटी की बात करें, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें होता है अपना चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म के बाद होता है ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ठीक है, ट्विस्टेड बोट के बाद होता है बोट फॉर्म, और सबसे लास्ट में होता है हाफ चेयर फॉर्म, ठीक है। तो इधर से इधर, है ना, स्टेबिलिटी कम हो रही है, सबसे ज्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म है, दिखाई दिया, इसका न्यूमन बनाए हम लोग, क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास ना तो टॉर्जल स्ट्रेन है ना एंगल स्ट्रेन है, और स्टेरिक स्ट्रेन जो है बहुत कम है ना। फिर देखो अगर हम लोग बात करें कि हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल क्यों है ना, पहले इसकी बात करें, तो देखो अगर ध्यान से देखो तो एक ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, है ना, ये जो कार्बन है ये सब एक प्लेन पर आ गए क्या, 5 कार्बन दिख रहा है ना, छठा बस ऊपर से गया है। तो 5 कार्बन जब एक प्लेन पर होगा तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, है ना, तो सारे 10 के 10 हाइड्रोजन एक प्लेन पर हो जाएंगे, और जब एक प्लेन पर हो जाएंगे तो इसके पास हाई डिग्री ऑफ टॉर्जनल स्ट्रेन आएगा, याद आ रही है बात, है ना। तो ये साइक्लोपेंटेन वाला जो पार्ट है ये हाई डिग्री ऑफ टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप कर देता है, इसीलिए हाफ चेयर फॉर्म जो है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ट्विस्टेड बोर्ड जो है वो बोर्ड से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है ना, तो देखो बोट में यहाँ पर क्या होता है, फ्लैगपोल रिपल्शन होता है, 1 और 4 फ्लैगपोल रिपल्शन। तो अगर ये फ्लैगपोल है, ये पास पास में, अगर मैं एक हिस्से को इधर और एक को उधर ट्विस्ट कर दूं, तो एक हिस्सा ऐसा और एक हिस्सा ऐसा, तो इस फ्लैगपोल में डिस्टेंस क्या कर दे रहे हैं हम लोग, बढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म में वो फ्लैगपोल रिपल्शन नहीं होता है जो फ्लैगपोल रिपल्शन बोर्ड फॉर्म में होता है, इसीलिए ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन बोर्ड फॉर्म, बाकी कोई भी डिफरेंस एज सच नहीं होता है, समझ के बात ना। अच्छा, लेकिन सर ट्विस्टेड बोर्ड फिर ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म पढ़ा जाता है तो ट्विस्टेड तो उससे ज्यादा स्टेबल है। देखो इसका रीजन ये है कि जो ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म है ना वो स्टेबल फॉर्म नहीं है, स्टेबल मतलब ये हाईली फ्लेक्सिबल फॉर्म होता है, थोड़ी देर के लिए जब हाफ चेयर से इधर बना तो वो घूमा, और घूमने के बाद फिर वापस तुरंत बोट में या फिर वापस हाफ चेयर में चला जाएगा, समझ गए, वहां पर रुक नहीं सकता, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्म, है ना। तो ये इसका जो पॉपुलेशन है, अगर इन चारों कॉन्फर्मेशन की बात करें तो किसी भी समय इसका जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल फॉर्म है,
इसीलिए इसकी हम लोग स्टडी नहीं कर पाते या नहीं करते, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही बहुत कम करता है। समझ के बात ना? तो ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चलिए, तो अगर एक बार और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी बना लें, है ना, कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे कम कौन है ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। चलिए, देखो, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाए जैसा हम लोगों ने ओपन चेन के लिए बनाया था, तो ऐसा बनता है। फटाफट बना लिया जाए। ठीक है, ऐसे रफ सा बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाला जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ना, यहाँ पे कॉन्फर्मेशंस है, कॉन्फर्मेशंस है, ठीक है। ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको कर रहा है भाई? अपने चेयर फॉर्म को कर रहा है। ये किसको कर रहा है? हाफ चेयर फॉर्म को कर रहा है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल है वो। फिर हाफ चेयर से किस में कन्वर्ट हुए थे? ट्विस्टेड बोट में हुए थे। और फिर यहाँ पर किस में कन्वर्ट हुए थे? बोट फॉर्म में हुए थे। फिर बोट फॉर्म से फिर जैसे ये चार बने, और उसके बाद एक बोट से फिर वापस दूसरे ट्विस्टेड में जाएगा, है ना। फिर ट्विस्टेड से किस में जाएगा? हाफ चेयर में जाएगा। मतलब अब उल्टा चलना शुरू हुआ। पहले एक बार अभी जो लिखे थे ना, चेयर, फिर हाफ चेयर, फिर ट्विस्टेड बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर बोर्ड से फिर उसके बाद ट्विस्टेड बोर्ड, फिर हाफ चेयर, और फिर वापस दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और ऐसा इंटर कन्वर्जन होकर एक चेयर दूसरे चेयर फॉर्म में हमेशा कन्वर्ट होता रहता है। तो यही इसके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हुए। बात समझ में आई? ये इसके कॉन्फॉर्मेशंस ऐसे चेंज होते रहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसका जो कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी होता है, यहाँ पे जो गैप है, ये होता है 42.2 किलो जूल पर मोल, है ना, ये वाला गैप। और ये जो एनर्जी गैप है चेयर फॉर्म से ट्विस्टेड बोर्ड का, है ना, ये वाला फॉर्म होता है 23 किलो जूल, इसमें गैप होता है। और ये वाला जो एनर्जी गैप है, ये 30 किलो जूल होता है, ठीक है, पर मोल। तो ये अपना कॉन्फॉर्मेशनल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। कन्फॉर्मेशनल एनर्जी कितना है इसके पास? 42.2 किलो जूल कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, है ना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।